The French Revolution and the idea of the nation. फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. जो पहला और स्पष्ट राष्ट्रवाद का विचार था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया 1789 में. France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. फ्रांस, जैसा कि आपको याद होगा, ये पूर्ण रूप से क्षेत्रीय राष्ट्र या स्टेट या राज्य था 1789 में और यह पूर्ण रूप से राजतंत्र के अंतर्गत था. The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to a body of French citizens. और ये जो राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन आए फ्रांसीसी क्रांति के साथ, वो सत्ता का परिवर्तन था राजतंत्र से फ्रांसीसी नागरिकों के संस्था में. The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. और क्रांति का यह दावा था कि वो अपने लिए, अपने लोगों के लिए और अपने देश के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी जो उसके भाग्य को आगे ले जाएगा. From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. और बहुत शुरुआत में ही फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कई प्रकार के शर्तें और नियम लगाए जिससे कि वो एक सामूहिक परिचय का रूप दे सकें या भाव दे सकें अपने फ्रांसीसी लोगों के बीच. द आइडिया ऑफ ला पैट्री फ्रेंच लैंग्वेज में है. आप ब्रैकेट में देख रहे हैं द फादरलैंड, इसकी मीनिंग है. और ली सिटियन, ये द सिटीजन के लिए है. emphasize the notion of united community enjoying equal rights under a constitution. ये ऐसी थ्योरी थी जिसने सभी फ्रांसीसी नागरिकों के लिए समान अधिकार की बात कही अपने देश में और अपने संविधान में. A new French flag, the tricolor, और एक नया फ्रांसीसी फ्लैग ट्राइकलर के रूप में आया, was chosen to replace the former royal standard, और इसे चुना गया जो शाही फ्लैग था उसके स्थान पर. The State General was elected by the body of active citizen and renamed the National Assembly. स्टेट जनरल चुने गए एक्टिव सिटीजन के माध्यम से और जो नेशनल असेंबली थी उसका भी नाम बदल दिया गया. न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, नए देशभक्ति के गीत बनाए गए. ओथ टेकन एंड मार्टियर कमेमोरेटेड, शपथ लिए गए और जो शहीद थे उनको श्रद्धांजलि दी गई. ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, और ये सारी चीजें राष्ट्र के नाम से हुई. A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. और एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई और एकीकृत कानून लागू किया गया सभी नागरिकों के लिए जो कि उसके क्षेत्र में आते थे. Internal customs, duties and dues were abolished and a uniform system of way and measures was adopted. एक आंतरिक व्यवस्था लागू की गई और सारे जो आंतरिक कर थे उन सबों को हटाया गया और एक रूप व्यवस्था नाप तौल की और नियम और शर्तें लागू की गई. रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, और जो क्षेत्रीय बोलियां थीं उनको हतोत्साहित किया गया. और एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटेन इन पेरिस, जैसा कि फ्रेंच पूरे पेरिस में बोली और लिखी जाती थी,
became the common language of the nation. वो एक आम भाषा बन गई या पूरे देश की भाषा बन गई फ्रांस की. The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of French nation to liberate people of Europe from despotism. In other words, to help other people of Europe to become nations. और जो क्रांतिकारी थे वो आगे घोषणा किए कि उनका एक अभियान है कि वो फ्रांस के भाग्य को फ्रांस के लोगों के भाग्य को स्वतंत्र कराना था और साथ में यूरोप के लोगों को भी इस से मुक्ति दिलानी थी और उन्हें भी स्वतंत्र कराना था. इन अदर वर्ड्स, टू हेल्प अदर पीपल्स टू ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन. इसका मतलब ये था कि ये भी यूरोप के लोगों को चाहते थे कि वो भी एक राष्ट्र के रूप में सामने आए. When the news of events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobean Club. और जब ये न्यूज़ पूरे फ्रांस में पहुंची और फ्रांस के आसपास के यूरोप के देशों में पहुंची, तो स्टूडेंट और मेंबर और जो शिक्षित मध्य वर्ग के लोग थे उन्होंने जैकोबियन क्लब की स्थापना शुरू की. Their activities and campaign prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s. और इनका जो अभियान था और इनका क्रियाकलाप था फ्रांसीसी सेना को तैयार करना कि वो आगे बढ़ सकें. कहाँ? हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में और ज़्यादातर इटली में 1790s में. With the outbreak of रिवोल्यूशनरी वार्स, और जब क्रांतिकारी युद्ध शुरू हो गया, द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड. तो फ्रांस की सेना जो राष्ट्रवाद के विचार थे वो विदेशों तक लेके पहुंचे. विद इन द वाइड स्वाथ ऑफ टेरिटरी, और इसके साथ वो क्षेत्रीय कंट्रोल भी उनका बढ़ता गया. टेरिटरी दैट came under his control. Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. और नेपोलियन ने नए नए सुझाव और नए नए सुधार लागू किए जो कि पहले ही वो फ्रांस में लागू कर चुका था. Through a return to monarchy, people had no doubt destroyed democracy in France. और जैसा कि धीरे धीरे नेपोलियन मोनार्की की तरफ बढ़ रहा था और डेमोक्रेसी उसके साथ क्या होने लगी, नष्ट होने लगी फ्रांस में भी. बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड इफिशिएंट. और जो प्रशासनिक क्षेत्र था वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ आया और पूरी जो व्यवस्था थी वो राष्ट्रीय और उपयोगी हो गई. द सिविल कोड ऑफ 1804, यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड. सिविल कोड 1804 को नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है, जिसमें did away with all privileges based on birth, established equality before the law, secured the right to property. और नेपोलियनिक कोड में सबसे अच्छी जो बात थी वो सारी सुविधाएं वो जन्म के आधार पर देते थे और वो कानून के सामने सबको समान अधिकार मिलता था और इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी का भी रूल यहाँ से लागू किया, संपत्ति का अधिकार. दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल. और यही इस कोड के जो रूल्स थे वो अन्य क्षेत्रों में भी जो कि फ्रांस के कंट्रोल में आ गए थे वहां भी ये फैले या वहां भी लागू किया गया. इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन. और डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, इटली में और जर्मनी में भी नेपोलियन ने प्रशासनिक सुधारों को लागू किया और abolished the feudal system and freed peasants from serfdom, manorial dues. और नेपोलियन ने जो जमींदारी प्रथा थी
उसको भी समाप्त किया, और जो बंधुआ मजदूर और किसान थे, उनको बटाई के मजदूर थे, उनको भी मुक्त किया, और उनको जो उनके ऊपर कर्ज वगैरह थे उनसे भी उनको मुक्ति दिलाई। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव, और शहरों में जो आने जाने में बाधाएं थी या रोक टोक थी उसको भी समाप्त किया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव, और यातायात और पत्र व्यवहार या बातचीत की सुविधाओं में सुधार किया गया। Peasant and artisan workers and new businessmen enjoyed a new found freedom. जो किसान थे, कलाकार थे, कामगार थे और नए व्यापारी थे, उन्होंने नई सुविधा का और नई स्वतंत्रता का बहुत लाभ उठाया। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, जो व्यापारी थे और छोटे स्तर के जो उत्पादक थे सामानों के, उन्होंने महसूस किया और फायदा उठाया एक समान कानून का, और जो नाप तौल की जो व्यवस्था थी उसमें जो स्टैंडर्डाइज हो गया पूरे एरिया में, फ्रेंच एरिया और उससे उसके कंट्रोल वाले एरिया में एक समान लागू हो गया। इसका उनको बहुत फायदा हुआ। एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी, और एक ही सिक्का जो कि पूरे देश में लागू हो रहा था और उस क्षेत्र में लागू हो रहा था जो फ्रेंच के कंट्रोल में था। इससे भी उनको आने जाने में, सामान के लेन देन में और बिजनेस करने में बहुत आसानी होने लगी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। However, in the areas conquered, the reaction of the local population टू फ्रेंच रूल वर मिक्स, जबकि जो जीते वाले क्षेत्र थे फ्रांस के, वहां की जो जनता थी उसका मिला जुला रिएक्शन था फ्रांसीसी शासन के लिए। इनिशियल इन मेनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन certain cities like Brussels, Mainz, Milan, Warsaw, the French armies were welcomed as harbinger of liberty. हालांकि शुरुआत में हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और अन्य जो शहर थे जैसे कि ब्रसेल्स, मैंज, मिलान, वर्सा और फ्रेंच आर्मी को क्या किया गया, जैसे स्वतंत्रता के देवदूत के रूप में इनका स्वागत किया गया। बट द इनिशियल एंथुजियाज्म सून रिटर्नेड टू हॉस्टिलिटी, लेकिन जो शुरुआती जोश था वो धीरे धीरे बंधक के रूप में उन्हें महसूस होने लगा। As it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom, उनको ये आसानी से समझ में आने लगी कि ये जो व्यवस्था है वो आसानी से आपको राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में नहीं मिलने वाली है। Increased taxation, censorship, forced conscription into French armies required to conquer the rest of Europe all seem to outweigh the advantages of the administrative changes. ये सारी व्यवस्था के साथ जो बढ़े हुए टैक्स थे, सेंसरशिप लागू किया जाने लगा तमाम चीजों पर, और जबरदस्ती नियम लागू किए जाने लगे फ्रांसीसी सेना द्वारा, और उनकी जो इच्छा थी और भी यूरोप के क्षेत्र को जीतने की, ये सारी चीजें एक प्रशासनिक परिवर्तन के रूप में देखने जाने लगी और लोगों को इससे तकलीफ महसूस होने लगा। आइए देखते हैं, इधर एक चित्र है, इसमें एक इमेज है, पेंटिंग है उस समय की। इसमें लिखा है द कोरियर ऑफ राइनलैंड लूजेज ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम लिपीज। यहां पर ये जो पोस्टमैन आपको दिख रहा है ये नेपोलियन है। नेपोलियन के रूप में इसका शेप दिया गया है, इमेज दिया गया है, और इसके जो बैग है, बैग से जो चिट्ठी गिर रही है वो चिट्ठी वो प्लेस के नाम उस पे लिखे हैं जो कि प्लेस वो लिपीज के युद्ध में वो हारा है। तो उसके नाम वो 1813 में ये था, उसके लिए ये आपके इमेज और पेंटिंग में शो किया गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।